सामीन, आपने सबने देखा होगा जो 22 अप्रैल का जो वाक़या हुआ, जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें 26 टूरिस्ट को मार दिया टेररिस्ट ने। आपके टीवी स्क्रीन्स पर और काफ़ी हद तक अखबारों में इस बात का जिक्र हुआ कि जो मारने वाले थे वो हिंदू थे और हेडलाइन स्क्रीम कर रही थी, हिंदूज किल्ड इन पहलगाम। तो आपके जहन में या कई लोगों की ये परसेप्शन हुई होगी, क्या ये इस तरह का पहला वाक़या हुआ है जहाँ टेररिस्ट ने एक रिलीजियस प्रोफाइलिंग की है? पर अगर आप JNK का इतिहास देखें, जब से यहाँ पर टेररिज्म शुरू हुआ है पिछले 35 ईयर्स में, तो ये पहला वाक़या नहीं है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तो आज हम इन हादसों की बात करेंगे, पाक स्ट्रेटजी की बात करेंगे, इंडिया का रोल क्या हो सकता है, पाक फ़ौज की लिमिटेशंस क्या है, इंडिया किस हद तक जा सकता है, US का रोल क्या होगा, और खुसूसी तौर पर JNK में इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो सामिन, आपको मैं बताता चलूँ कि जो सबसे पहले जो टारगेटेड किलिंग हुई थी वो हिंदूज़ की हुई थी किश्तवाड़ में, जो जम्मू सूबे का इलाका है, जहाँ से इस बार भाजपा जीत के आई है। इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 1993 का, यानी कि जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई थी उसको 2-3 साल बाद ही ये पहला हुआ था। बस में सवार थे यात्री, जा रहे थे किश्तवाड़ से सरथल जा रही थी बस को रोका गया। टेररिस्ट ने उसको वहाँ से जो यात्री थे उनको उतारा और नाम पूछकर जो हिंदू थे उनको मारा। उसमें 16 हिंदूज वर किल्ड, और ये पहला इंसिडेंट था रिलीजियस प्रोफाइलिंग का। उसके बाद अगर हम देखें तो डोडा और पुंछ राजौरी जो रीजन है जम्मू सूबे का, इसमें बहुत ज़्यादा मैसेकर हुए हैं। हमारे सामीन तो अगर जानते हैं, इनके जो बाहर के हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से बाहर है, उनको ये लगता है कि कश्मीरी पंडित को मारा गया और वहाँ से निकाला गया। उनका जो सॉरी टू, मुझे लगता है कि आपका जो एक पर्सपेक्टिव है विद रिगार्ड टू JNK वो कश्मीरी पंडित तक ही सीमित है। पर अगर डीप डाइव करेंगे तो आपको लगेगा कि जम्मू सूबे में बहुत ज़्यादा मैसेकर हुआ है। जो मेरा अपना एस्टिमेट है, इन टारगेटेड किले में कम से कम अबाउट 1000 लोग हिंदूज दे हैव बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट। आप छोटा छोटा आपको मैं बताता चलूँ, फिर हम लंबी बात पे आएंगे। उसमें का मेजर जो इंसिडेंट है फिर हुआ था मई 1996 का। इसमें 14 हिंदुओं को मारा था डोडा में। उनका ये टेररिस्ट का ये था कि जो मारे गए, जिनके घर पे अटैक किया गया था, उनको ये लगा था कि ये जो लोग हैं हिंदू का जो वो उनका जो मेन हेड था फैमिली का, वो आर्मी की मदद कर रहा था टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए और उनके खिलाफ लड़ाई के लिए। उसके बाद अप्रैल 21, 1998 में प्राणकोट में और धारीकोट में, ये तब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था, और उनमें घर से निकालकर 28 हिंदूज वर किल्ड। उसके बाद चापनारी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था जून 1998 का। यहाँ पे 26 हिंदूज को मारा गया था। बस से उतार कर लोगों को मारा गया था। वही नहीं है, अगर हम राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स थे हु वर स्टैंडिंग अप टू टेररिज्म। तो जो टेररिस्ट ने उनको भी मारा था। इवन कि जो लड़कियां, अगर उनके डिक्टेट, मुस्लिम लड़कियां खुसूसी तौर पर गुज्जर वहाँ पे तबका ज़्यादा है, अगर उनकी डिक्टेट नहीं मानते थे तो उन फैमिलीज़ को भी मारा गया है। प्रवीण स्वामी जो काफ़ी रिनाउंड स्ट्रेटेजिक थिंकर है, राइटर है, पहले अब वो प्रिंट में है, पहले वो फ्रंट लाइन में हो, तो उन्होंने तफसील में इस बात को कवर किया और मैंने खुद भी इनको इंसिडेंट्स को कवर किया है कि इवन अगर वो उनके डिक्टेट जैसे कि आप हिजाब हो या ज़्यादा पढ़ाई करें तो उन फैमिलीज़ को भी टारगेटेड किलिंग किया गया है। तो ये एक पर्सपेक्टिव मैं आपको टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता था कि रिलीजियस प्रोफाइलिंग और टारगेटेड किलिंग ये टेररिस्ट की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है। स्टार्टिंग में जब ये इंसिडेंट हुए तो तब इनके एक दो वजूहत मेजर थी। इसका एक पहला प्लान था ग्रेटर कश्मीर का। ग्रेटर कश्मीर का प्लान मैं आपको हल्का सा अगर समझा दूँ, उसका मतलब ये था कि जैसे कश्मीरी हिंदूज़ की उन्होंने एक्सोडस करा लिया, वो एक टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बना लिया था। तो इनका ये एक स्ट्रेटजी थी कि वैली की तर्ज पर जो मुस्लिम, इवन इफ नॉट मेजॉरिटी, बट जहाँ पे बैलेंस
तकरीबन बराबर है, जैसे डोडा रीजन में वहाँ पे टारगेटेड किलिंग करा के इस तरह की हिंदूज़ को वहाँ का एक्सोडस बनाया जाए और वो भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बन जाए टोटली। रजौरी पुंछ में तो हिंदुओं की तादाद बहुत कम थी, पर वहाँ पे किलिंग्स हुई और कुछ जो हिंदू बॉर्डर एरियाज पर रहते थे वो सिटीज़ में आ गए। रजौरी में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। वहाँ से रजौरी से कुछ लोग वहाँ जब ये पीक ऑफ मिलिटेंसी थी वो जम्मू सिटी में आ गई थी, तो उनका ये था कि ये सारा जो फिर एक जम्मू सूबे का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है दे विल बिकम टोटली मुस्लिम मेजॉरिटी, नॉट मुस्लिम मेजॉरिटी बट होमोजीनियस एक पॉपुलेशन हो जाए मुस्लिम्स की। तो फिर यो कश्मीर प्लस दिस रीजन तो ये बन जाएगा ग्रेटर कश्मीर का हिस्सा, और देन फर्दर उसको एक्सट्रापोलेट करते थे एक डिक्सन प्लान की तरफ। बट दो दीज आर द नेफेरियस डिज़ाइंस जो कभी फ्रूटिफाई नहीं हुए। इंडियन फोर्सेस ने पुश बैक दिया, काफ़ी ज़्यादा जो हिंदूज़ वहाँ पे थे इन दीज रीजन्स, तो उन्होंने आर्म्स भी पिकअप किए, उनको सरकार की तरफ से मदद भी मिली। तो ये जो उनका प्लान था वो फ्रूटिफाई नहीं हुआ और डिज़ाइन तो उनका बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। पर ये इनका एक लार्जर जो गेम प्लान था। अब हम देखेंगे जो पहलगाम जो वाक़या हुआ, पहलगाम का वाक़या इसी स्टेटेड पॉलिसी का एक हिस्सा है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी भी देखो वजूहात होनी चाहिए। क्योंकि अब ये पाकिस्तान माने या ना माने, आप कहेंगे एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। TRF ने कहा, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने ये पहला दावा किया कि हमने ये अटैक किया है। उन्होंने ये कहा क्योंकि यहाँ पे नॉन लोकल्स को डोमिसाइल दिया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, इसलिए हमने ये अटैक किया। फिर बाद में जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा कि हमारी वेबसाइट ही हैक हो गई। अगर वेबसाइट हैक हुई है तो 4 दिन के बाद आपको पता लगा। फिर कहते हैं कि हमारा इंटरनल ऑडिट हुआ। ये पहली बार मेरे को टर्म सुनी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इंटरनल ऑडिट हुआ है। तो यानी कि मोटा मोटा ये है कि फीलिंग द हीट, तो ये रिवर्स अपने आप को पीछे कर रहे हैं। पर हमें ये समझना है कि ये करते क्यों है। पाकिस्तान एक पहला मुल्क है जो इस्लामिक रिपब्लिक बना था। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं था इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये इसके पीछे जो सोच थी वो पाकिस्तान फौज की सोच थी, जो अपनी बालादस्ती कायम करना चाहती है। कि उसका जो इसके बाद तफसील में आएंगे व्हाई इट इज़ डूइंग सो, ये अपने आप को बताना चाहती है वैन गॉड ऑफ इस्लाम। यानी कि, और ये अपने आप को खुद भी इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि वह द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसने एक डेटोनेंट पेश कर दिया है हिंदुस्तान के मुतल्लिक। पर जब आप वैन गार्ड ऑफ इस्लाम बनते हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का जो एक बयान आया, जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 सेपरेट नेशंस, दे आर नॉट, दे आर डिफरेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, वो उनका एक सोच जो है वो स्फीयर्स ऑफ, अगर सोच जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन करते थे, पर इसके पीछे उनकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और फौज की एक पर्सनल आइडियोलॉजी भी है। इसको भी हम समझने का करेंगे। उन्होंने कहा कि यू मस्ट टेल योर पीपल, योर फेलो पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, दैट यू बिलोंग टू सुपीरियर आइडियोलॉजी। उन्होंने एक इकबाल का शेर लिया था, अब शेर मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा है, इकबाल का शेर लिया और उसको जक्सटापोज किया टू से दैट दे बिलोंग टू सुपीरियर आइडियोलॉजी। अगर वो सुपीरियर आइडियोलॉजी इस्लाम इतनी ज़्यादा है तो मुस्लिम ममालिक से लोग फिर वेस्ट में क्यों जा रहे हैं, यह भी एक सोचने की बात है। बखुसूस यूरोप में जा रहे हैं, US में जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो अगर सुपीरियर आइडियोलॉजी है तो फिर सुपीरियर, जिस नेशन की सुपीरियर का मज़हब ही इस्लाम है और उनकी सुपीरियर आइडियोलॉजी, तो उनको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था। बट बेसिकली ये है कि मोटा मोटा पाकिस्तान की जो आर्मी है इसका सर्वाइवल ही है इफ़ दे कीप द हीट अगेंस्ट द इंडिया राइजिंग ऑल द टाइम। यानी कि उनको एक एनिमी चाहिए और एनिमी उनको लगता है हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को भी वो एक मजहबी रंग देते हैं कि ये हिंदू नेशन है, हम मुस्लिम नेशन है। ये पाक आर्मी की सोच है। उनको ये भी तो समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में दुनिया के 23 करोड़, अबाउट 20 करोड़ मुस्लिम्स आर लिविंग आउट हियर, और जो इस्लाम जो बड़े सगीर में जो फैला पूरा, वो हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तान में ही तो फैला। फर्स्टली इट वाज अ वन नेशन, उसके बाद तो चलो इनके जो 2 नेशन थ्योरी जो थी फिर उसी को नलीफाई हो गया जब बांग्लादेश बन गया, तो वो 3 नेशन थ्योरी बन गई। तो ये खुद सेल्फ डिफिटिस्ट इनका आइडियोलॉजी है।
एक मकबूल ऑथर है, रिसर्चर है, यूएस बेस्ड है, क्रिस्टीन मेफेयर। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने कई किताबें भी रखी हैं। अभी उनका एक मैं सुन रहा था, उन्होंने ही यूज द टर्म जो एप्टली डिस्क्राइब करता है पाकिस्तानी फौज को। क्रिस्टियन फेयर कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट एन आर्मी, इट्स एन इंसर्जेंट आर्मी। ये आप सोचें क्योंकि इंसर्जेंट आर्मी क्यों कहा क्रिस्टियन अफेयर है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेडिशनल वॉर्स कभी नहीं जीती हैं हिंदुस्तान के साथ। जो 71 की जो वार हुई थी वो एक ट्रेडिशनल वॉर हुई थी जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था। ना सिर्फ हारा था कि उसकी लाखों की फौज ने सरेंडर भी किया था। उसके बाद 65 की जो वार हुई थी उसका भी हमें मालूम है। 48 की वार है, उन्होंने खुद नहीं आया, पहले कहा था कि हमने मलेशिया भेजे हैं, उसमें भी हार हुई। एडवेंचर अगर मिस एडवेंचर इनका जो कारगिल में था वो भी अगर आप पाकिस्तानी फौज का देखें तो वहाँ भी दे गॉट डिफीटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिवली दे गॉट डिफीटेड। पर ये ख्याल है कि पहले इन्होंने ये कहा कि ये हमारे आदमी नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिद हैं जो वहाँ पे सियाचिन और कारगिल की पहाड़ियों पर लड़ाई कर रहे हैं। बट बाद में जब फैक्ट्स केम टू द फो और जब हिंदुस्तान ने उनके जो फौजी जो थे उनको एक प्रॉपर मिलिट्री ऑनर के साथ वापस भेजा तो तब उनको लोगों को पता लगा कि दे वर द रेगुलर सोल्जर्स। तो इनकी इवन जो ट्रेडिशनल वॉर है दे हैव नॉट वॉन इट। और पाकिस्तान फौज को इट नोज इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इट इज़ देयर इन द बैक ऑफ माइंड। तो इसलिए वो एक क्रिस्टियन अफेयर ने एक बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, ये एक इंसर्जेंट आर्मी है। इसी तरह के टैक्टिक्स इन्होंने अफगानिस्तान में भी यूज़ किए। उनको प्रॉक्सिस को प्रॉप अप किया, दो यूएस की एड थी उस वक्त। बट नो, अब जैसे जैसे हालात बजे हैं वो तालिबान ही जो इनके कहते थे कि आपको याद होगा ISI चीफ फैज़, जनरल फैज़, वो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी का कप पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। और बट अभी तो उनको वो काफ़ी जो कॉफ़ी उन्होंने पी थी महंगी पड़ी है पाकिस्तान को, बिकॉज तालिबान हैव टर्न अगेंस्ट दैम। पाकिस्तानी फ़ौज ये सिर्फ एक मामूली सी फ़ौज नहीं है। अगर आप इंडियंस जो अगर इसको सुन रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फ़ौज होते हैं जिसका काम बॉर्डर्स पे होता है, पर हालांकि क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ इलाकों में इंसर्जेंसी टेररिज्म में फ़ौज का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कश्मीर में, पर इसका काम है बॉर्डर्स के ऊपर कायम रहना, अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना, एंड दे आर बेसिकली कट ऑफ फ्रॉम द सिविलियंस। और फौज का काम भी होना चाहिए, पर ये फौज वैसी नहीं है। पाकिस्तानी जो फौज है इसका हर शोबे में दखल है पाकिस्तान में, ना सिर्फ हर शोबे में दखल है बल्कि इनकी अपनी इंडस्ट्री भी है। पाकिस्तान के एक मशहूर रिसर्चर हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, SOS लंदन में इस वक्त विजिटिंग फेलो है। मेरी उनसे अच्छी जान पहचान है, आयशा सदीका, उनसे बातचीत भी होती रहती है, मैंने इंटरव्यू भी उनके किया है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है 2008 में, उनके जो आई थी मिलिट्री इंक। अगर मैं उनका लिंक दे दूंगा, अगर सामने उसको ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि ये कैसे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी एक तरह से ये बन गई है। इनके एक हाउसिंग सोसाइटी ये चलाती हैं, फार्मिंग ये चलाती हैं, कई तरह की फैक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज ओन करती है। पाकिस्तानी फौज जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसमें बड़े बड़े जनरल और कर्नल्स को सब्सिडाइज्ड फ्लैट मिलते हैं। कैन यू इवन इमेजिन इन इंडिया में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बनी है वहाँ पे फौजियों को इतने सस्ते फ्लैट्स कभी नहीं मिले। इवन इनके जो बच्चे जो रहते हैं फौजियों के, दे हैव गॉट सम रिजर्वेशन। कैन यू इमेजिन कि हिंदुस्तान में किसी फौजी के बच्चे को और प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला मिल सके बिकॉज ही बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ मिलिट्री? नो। तो ये बताता है कि किस तरह से ये पाकिस्तानी फौज ने कंट्रोल किया, रादर हाईजैक किया पाक स्टेट को। उनका जो कहना है कि 2008 में जो फौज के जो एसेट जो थे इन 2008, जो आयशा सदीका ने लिखा है, उनका लिखा इनके $20 बिलियन इनके वर्थ ऑफ एसेट्स थे, जबकि पाकिस्तान की GDP थी $200 बिलियन, यानी कि 10% ऑफ द रिसोर्सेज जो थे पाकिस्तान के जो एसेट्स थे, अगर इकोनॉमी की बात करें तो पाक फौज के पास थे। और ये अपनी इनके एक नया इनका एंटरप्राइज मिला है। अभी ये आलू की खेती में भी आ रहे थे। हम आपने जो सामीन को जो जानते हैं, पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा इन्होंने एक और प्रोडक्ट चलाया है, फौज फ्रेश एंड फ्रीज। मतलब आप देखिए कि फौज का कहाँ कहाँ सा दखल है। और इनका ये है कि द पॉइंट इज दैट अभी पाकिस्तान इस तरह से हरकतें क्यों करता है, इसकी 2-3 वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे।
पहली बात यह है कि पाकिस्तानी फौज नोज दैट इट कैन नॉट विन ए ट्रेडिशनल वॉर। अब ट्रेडिशनल वॉर ये जीत नहीं सकते, तो अगर ट्रेडिशनल वॉर जीत नहीं सकते तो फिर फौज का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की क्या बात है। दैट इज द रीजन ये प्रॉक्सीज भेजती है, प्रॉक्सीज भेजती है, इंडिया को हिट करती हैं और ये बताना चाहती हैं कि हम हिंदुस्तान से डरे नहीं है, वी हैव नॉट बीन कवर्ड डाउन बाय द इंडिया। तो दैट इज द रीजन ये प्रॉक्सीज को यूज करती है। अभी हम देखें कि एक और पाकिस्तान के बड़े मशहूर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनका एक बड़ा अच्छा एक तर्जिया उन्होंने एक फ्रेज यूज़ किया विद रिगार्ड टू द पाकिस्तानी आर्मी। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल आर्मीज होती है जैसे इंडिया जो है, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैट्रिक्स हाउ वी कैन विन इन वॉर। पाकिस्तान का ये होता है, पाकिस्तानी फौज का, दे स्टार्ट विद द मैट्रिक्स की हाउ व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ अ डिफीट। अगर हम हारेंगे तो वो डिफीट किस तरह से हारेंगे। यू सी दैट इज द मैट्रिक्स, दैट इज द रीजन दे यूज प्रॉक्सीज कि अगर अटैक किया, इंडिया ने वापस अटैक किया, बिकॉज ट्रेडिशनल अटैक इंडिया करेगा नहीं आफ्टर द टेररिस्ट अटैक टिल नाउ, वी कांट से इन फ्यूचर या अब क्या होने वाला है। तो इंडिया फिर रिटेलिएटरी एक्शन करेगा, रिटेलिएटरी एक्शन इतने ज़्यादा एस्केलेट नहीं होंगे, तो ये कहेंगे ठीक है हमने तो काम कर दिया, हिंदुस्तान ने भी किया, पर इतना ज़्यादा थोड़ी किया कि हमारा पूरा मुल्क ही उड़ा दिया, जो हमारी पूरी फौज ही उड़ा दी। तो यानी कि डिफीट का ये क्वान्टिफाई करते हैं, दैट इज़ अ देयर स्ट्रेटजी। अभी हम देखेंगे कि अभी हम देखते हैं कि ये जो है इस वक्त जो हालात जो बने हुए हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, इसकी भी एक और दो रीज़न है। पहली बात ये है पाकिस्तानी फ़ौज की जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज़ इन टर्टर्स। ये जितने भी सामीन हैं जो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं वो जानते हैं। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के एज एन इंस्टीट्यूशन, ना सिर्फ एज एन इंस्टीट्यूशन बट पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर जिस तरह से अटैक किया वो अनप्रेसिडेंटेड है। खुसूसी तौर पर जनरल जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान से जो हम जिक्र जो करें, मुझे एक बात याद आ गई, आयशा सिद्दीका ने भी एक इंटरव्यू दिया था नया दौर में, पाकिस्तान का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और बड़ी सैनिटी की बात करता है। आयशा सिद्दीका ने एक बात ये कही थी कि इफ़ गिवन ए चांस आसिम मुनीर वुड लाइक टू एस्केलेट द थिंग्स इन कश्मीर। ये कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ये बात की थी, बट आसिम मुनीर ने वही किया जिसकी वो आयशा हिंट कर रही थी और वही हुआ। आसिफ आई जस्ट डाइग्रेसिंग इट, बट सामीन के पर्सपेक्टिव देने के लिए ये बताना चाहता हूँ, आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान है, यानी कि जो हाफिज़ कुरान उनको कहते हैं जो इंटरनलाइज किया है, जिसने कुरान के वर्सेस को एंड ही कैन मेमोराइज्ड इट और वो वर्बटम उसको बोल सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये फर्स्ट इस्लामिस्ट आर्मी चीफ है, इससे पहले कोई भी हाफिज़ कुरान आर्मी चीफ नहीं रहा है। वो मॉडर्न आउटलुक के थे, इवन जनरल ज़िया जिन्होंने इस्लामिजाइजेशन किया पाकिस्तान का, जिसके रेपरकशंस है, अब तो उनको पुश बैक भी मिल रहा है इस्लामाइजेशन के कारण। ही वाज आल्सो पास आउट ऑफ सेंट स्टीफन, तो ही हैड एन मॉडर्न आउटलुक टू अ सर्टेन डिग्री। इनके बारे में हम बात करेंगे, आई जस्ट डाइग्रेस्ड इट क्योंकि ये मुझे बात याद आ गई। अब इतना बड़ा पुश बैक इमरान खान ने दिया कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, इसकी क्रेडिबिलिटी हैज़ कम टू ए ग्राइंडिंग हॉट, एब्सोल्युटली ज़ीरो, इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 2 साल पहले जो मई 9 का जो वाक़या हुआ, व्हेन पीपल केम आउट ऑन द स्ट्रीट, जब इमरान खान को सैक किया, फिर फर्दर उसको जेल किया गया, कोर कमांडर के घर को जलाया गया। आई मीन हम इंडिया में क्या इस बात का तस्वुर कर सकते हैं कि आर्मी फौजियों के घर एक सिविलियन जलाए? इट हैज़ नॉट हैपन एंड वी कांट इवन प्रिज्यूम इट और कॉम्प्रीहेंड इट, बट पाकिस्तान में ये हुआ। फौज के मुतालिक तो सोशल मीडिया में ज़बरदस्त एक सैलाब सा आया हुआ है और वो कह रहे हैं कि फ़ौज ना सिर्फ हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, पर हमारे कोट एंड कोट मुमताज़ लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी है। इंटरनल क्राइसिस भी फ़ौज के अंदर कितना ज़्यादा है। दूसरी बात, आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं, यानी कि जब आप किसी एक आर्मी चीफ को जब एक्सटेंशन मिल जाती है, जो चेन ऑफ हायरार्की रहती है, और वो बिल्कुल एक तरह से धर्म भरम हो जाती है। यानी कि अगर कोई 3 4 5 फौजी जो होंगे, अगर उनका होगा कि हम
6 महीने के लिए या साल के या 1.5 साल के लिए आर्मी चीफ बनेंगे, तो आप सोचें कम से कम 10 या 15 फौजियों का करियर इसने समाप्त कर दिया। अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ही मे गेट अनदर एक्सटेंशन ऑल्सो। तो यानी कि अगर 4 साल की एक्सटेंशन होगी तो सोचिए कि कितने ज़्यादा फौजियों की जिनकी एस्पिरेशंस थी या जिनका एक लॉजिकल स्टेक बन सकते थे टू बी एन आर्मी चीफ, वो हर किसी की एक तवक्को रहती है फौज की, जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के आप बन जाते हैं तो उनका करियर इन्होंने समाप्त एक तरह से कर दिया। तो इसके कारण भी उनको जो है एक फ़ौज के अंदर इंटरनल डिवीज़न भी है, और काफ़ी जो तजियाकार हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज को करीब से जानते हैं, उनका ये कहना है कि जनरल आसिम मुनीर डजंट हैव ए फुल कंट्रोल ऑफ द थिंग्स, यानी कि पूरी तरह फ़ौज की कमांड उनके हाथ में नहीं है। दूसरी बात है, फ़ौज इस वक्त स्ट्रेच्ड आउट है थ्रू आउट द पाकिस्तानी, खैबर पख्तूनख्वा हो, क्या बलूचिस्तान हो, क्या ईरानियन बॉर्डर हो, क्या अफ़गान बॉर्डर हो, तो उनको भी इन एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स काफ़ी हल्के मानते हैं। एक चाहिए था विच ही गॉट एंड दैट वाज इन कश्मीर। अब कश्मीर के मुतालिक भी हम बात करेंगे। अब कई हल्कों का यह भी मानना है कि देखिए जी, जो जनरल बाजवा जो थे, ही मेड ए पीस विद इंडिया। आप काफ़ी हल्कों का ये मानना है जो आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया, उसके बैक चैनल टॉक्स पे जनरल बाजवा गेव ए कंसेंट, उसके बाद सीज फायर जो थी वो इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग टू अ लार्जर एक्सटेंट, वो जनरल बाजवा का डॉक्ट्राइन था। बट इसका फ्लिप साइड ये है, आर्मी चीफ एज एन पर्सन कांट डिक्टेट द थिंग्स इन पाकिस्तानी आर्मी। एक इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन की अपनी स्ट्रेटजी रहती है और एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी रहती है। इसी के पस मंजर में अगर हम देखें, इवन दो द सीज वाज कंटिन्यूइंग इवन आफ्टर 2019, जो पाकिस्तान कहता था कि हमारी जगलर वेन है, तो इंडिया ने तो जगलर वेन को तो कुछ समझा नहीं, पाकिस्तान जिसको कहता था इट हैज एब्रोगेटेड इट। बट उसके बावजूद दो द सीज फायर वॉज कंटिन्यूइंग, टेररिस्ट अटैक कंटिन्यूड इन जम्मू एंड कश्मीर, खसूसी तौर पर जम्मू रीजन में इसका रीजन जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ। ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था जो पाक आर्मी प्ले करती है। बाजवा है या चाहे आसिम मुनीर है या अयूब खान हो, चाहे जनरल जिया हो, चाहे जनरल मुशर्रफ रहे हो, they may have their own ambition and their own policy, but the institution has got its own stakes. So, इंस्टीट्यूशन क्या है? पाक फौज क्या है? इंसर्जेंट आर्मी का क्या है? एक स्टेटेड थीम कि वी शुड नॉट बी डिफीटेड कॉम्प्रिहेंसिवली एंड वी नीड एन एनिमी एंड दैट इज एन इंडिया। सो अब आपको समझ में थोड़ा आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ पाक फौज। अब हम करेंगे कि अब यूएस का रोल अब आ जाता है कि अब काफ़ी हल्के ये मानते हैं कि व्हाट विल द यूएस डू नाउ। अभी हम देखें कि पहले जब पाक एक स्ट्रेटेजिक एलाई था यूएस का, व्हेन थिंग्स वर हॉट इन अफगानिस्तान, उससे पहले तो वो था यूएसएसआर था, उसके 79 में वो चला गया। 79 के बारे हम बात करेंगे। 79 इज अ टर्निंग पॉइंट एज वेल एज द इस्लामिक रेडिकलाइजेशन एंड इस्लामिक टेररिज्म इज कंसर्न, we'll discuss in another episode। तो जब वहाँ पे चला गया, यूएस ने रिट्रीट कर दिया, फिर तालिबान आ गए, यूएस जॉर्ज बुश ने जब वॉर भी डिक्लेयर कर दी थी, इधर यू आर विद अस और विद देम, वॉर अगेंस्ट टेरर, तो उसमें पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एलाई था, उसने वो कैपिटलाइज किया अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, तो यूएस के क्लोज हो चुके। दैट इज़ द रीज़न इवन जो 1999 में जो कारगिल मिस एडवेंचर जो किया था, हालांकि यूएस ने उसको तो काफ़ी ज़्यादा फटकार भी लगाई थी, बट मुशर्रफ गॉट अवे, ही डिडंट फेस एनी penalty from the US, और rather वो he came back to be as an de facto ruler, कू भी कर दी, और तो नवाज शरीफ को उड़ा के भी चला गया, और खुद एक डिक्टेटर भी बन गया, de facto रूलर बन गया। तो he rather he got rewarded from the US, but things have changed now। अब इसकी कई वजूहात हैं। आफ्टर Obama, there has been a definite shift. जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आई है, they are not giving a free check to Pakistan anymore. अब they are asking him to pay. That is why ट्रम्प की पहली टर्म में आपको याद है उन्होंने कहा कि they have been, the Pakistanis have been fooling us all along। एक बड़ा इसी तरह का एक बयान था, I'm loosely translating it।
तो ये बताया कि पाकिस्तान के मुतल्लिक उसकी जो पॉलिसी है वो कितनी एक ड्रामेटिक से शिफ्ट आ चुका है। तो ये शिफ्ट ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आया था। दैट इज़ द रीज़न कि अभी जो अब ट्रंप का जो बयान आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दे हैव बीन फाइटिंग फॉर, आई मीन उनको तो मुझे समझ नहीं आएगा, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और वो पता नहीं कौन सी लड़ाई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में कर रहे थे, वो तो ट्रंप को ही मालूम है। बट बेसिकली दे आर सेइंग ओके, they have to work it out together in between them. So the American message is कि आपको पाकिस्तान will have to pay the price, और वो पाकिस्तान प्राइस क्या पे करेगा that India will define and quantify. So US may not come to the aid of Pakistan, that is for quite sure. दूसरी एक बड़ी बात है कि जो आफ्टर द यूएस जो पुल आउट हुआ है और यूएस के जो सोल्जर्स वहाँ पे मरे हैं, पेंटागन है, पेंटागन है, दूसरी उनकी मेन जो इंस्टीट्यूशन है फौज के विच आर यूएस, दिस क्लियरली ब्लेम की जो इतना बड़ा कैजुअलिटी जो यूएस के जो फौजी जो मरे हैं उसके पीछे एक ही रीज़न है, दैट इज़ द पाकिस्तान। तो अब दे आर नाउ इन सीनियर पोजीशन इन दिस, पेंटागन हो या स्टेट डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक लोग हैं, तो वो पाकिस्तान को काफ़ी ब्लेम करते हैं। दैट इज़ द रीज़न उनको उस तरह की एक अभी तक अगर जो उनकी तवक्को थी कि दे मे गेट ए बिट ऑफ लीवरेज इन यूएस, इट्स नॉट कमिंग फॉर क्वाइट श्योर। तो अभी बात कर, ये तो हम पाकिस्तान के मुतालिक जो बात करी। एंड सेकेंडली अगर आपको याद होगा आफ्टर द मुंबई अटैक, जो अगर हम करेंगे, मुंबई अटैक जब हुआ था तो वी लॉन्च एंड ऑपरेशन पराक्रम, फौजें चली गई थी, दो हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। यूएस प्लेड ह्यूज प्रेशर ऑन इंडिया कि आप एस्केलेट नहीं करें, वी विल टॉक टू द पाकिस्तान। दो उस तरह से उनको मिलिट्री सक्सेस इंडिया को नहीं मिली, बट डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली पाकिस्तान वॉज पुश्ड टू द कॉर्नर इन एवरी फ्रंट। एफएटीएफ में चला गया था पाकिस्तान, उसकी एक तरह से जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिकली इसकी गिच्ची मरोड़ दी थी हिंदुस्तान ने। एंड आई एम नॉट सेइंग इट अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट, आई एम सेइंग दैट दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द पाकिस्तानी फौज, जिसने अपने मुल्क में ही एक बड़े हद तक तबाही मचाई है, दरम भरम किया है पूरे निज़ाम को। अब व्हाट आर द थिंग्स दैट इंडिया कैन डू। अब काफ़ी हल्कों का ये मानना है, जिसमें क्रिश्चियन अफेयर जो है वो उनका ये मानना है, पाकिस्तान के जो एंड मेजर जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली बेस्ड इन यूएस एंड यूरोप, जो कुछ एक दो से मेरी बात भी हुई है, दे से दैट इंडिया विल डू प्रोबेबली एन एयर स्ट्राइक्स। तो एयर स्ट्राइक्स कहाँ पे हो सकती है, दैट इज अभी मिलिट्री एस्केलेशन होगी नहीं होगी, दैट वी कांट से विद श्योरिटी, बट एक तो एक कंसेंसस है, इंडिया विल डू एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक कहाँ पे होगी? अब कुछ लोगों का मानना है एयर स्ट्राइक इंडिया में डो इन पीओके और इन खैबर पख्तूनख्वा। अगर इन पे हो भी जाए तो पाकिस्तान वोंट केयर मच, उनको ज़्यादा फौज जो एक 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 जो रीजनल डिवाइड भी है, दैट इज ऑल्सो बिटवीन पंजाबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द अदर्स। द पाक फौज इज बेसिकली पंजाबी फौज टू अ लार्जर एक्सटेंट। They won't want India to hit in the Punjab region, but India may hit. I mean, everything is on the cards now. अगर जो as far as I can sense जो हिंदुस्तान में जो मूड है, बट क्योंकि वो बालाकोट स्ट्राइक्स और एयर रेड्स की तरह से they didn't give a comprehensive proof that Pakistan has been pushed to the corner. इस बार जो होगा, इंडिया will not only do something more drastically, but एक इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस होंगे which Indian government can show to its people that Pakistani has been hit hard, और उसकी रेमिफिकेशंस भी होगी और रेपरकशंस भी होंगे। सो अब मिलिट्री स्टैंड ऑफ तो हो ही गया है, काफ़ी मूवमेंट भी हो रही है। वेयर एंड इंडिया विल व्हेन एन इंडिया विल स्ट्राइक, वो समझना पड़ेगा। एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स इज, अगर मेरी जो सोच है, India will have to do the certain tactics which Israel has been using against the Iran. मतलब वो इस तरह के एनालॉजी में ड्रा करता हूँ। Israel has made sure कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाए, and that it has been very clear. इसी के कारण उनके जो मेजर जो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया।
नॉट ऑन स्ट्राइक, उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी कंसिस्टेंटली इसराइल ने उसको हिट किया है। रेजिस्टेंस ऑफ आर्क जिसके ऊपर ईरान बहुत फक्र करता था, इट हैज़ बीन शैटर्ड लाइक एनीथिंग। हमास को उड़ा दिया इसराइल ने काफ़ी हद तक। हिजबुल्ला लेबनान में उसके सीनियर लीडर नसरुल्ला जो काफ़ी अरसे तक मतलब डिक्टेट करता था इसराइल को चीज़ें एक तरह से, हाउ ही वाज स्ट्रक डाउन, किस तरह से उड़ाया, पेजर बॉम्बिंग की पूरी की नसरुल्ला की जो फौज थी, जो उसकी लेबनान की जो उसने एक आर्मी बनाई थी अपनी मलेशिया आर्मी, कैसे उसके एक हल्के में ही 100 से हज़ारों के लोगों को उड़ा दिया या उनको डिफंक्ट कर दिया। हुतीस को किस तरह से अमेरिका के साथ उसने टारगेट किया है, तो अटैकिंग, नॉट डायरेक्टली अटैकिंग द पाकिस्तान ईरान, इट हैज़ डिफंक्ट द ईरान, जो वहाँ की जो मुल्ला रजीम है, क्या किस तरह से उसको डिफंक्ट कर दिया है। तो उसका जो थ्रेशोल्ड था टू टेक ऑफ द थिंग्स, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज काफ़ी हद तक कर चुका है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हालांकि हमास में जो हुआ है, गाज़ा में जो हुआ है, 40,000 पीपल हैव डाइड, एक इंसानी लोग मरे हैं, जान चले जाए तो अफसोस होता है। बट वाई इट वॉज एबल टू डू दीज टैक्टिक्स इन गजा, बिकॉज उसने ईरान को वीकन किया था। So India can do certain these kind of attacks. I mean, this is a strategy. इसराइल के साथ उसकी कोऑपरेशन भी है। टैक्टिक्स की जो स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स हैं वो एक तरह से वो शेयर भी करते हैं। दे कैन लर्न फ्रॉम दैम। हिट वेयर आर द मेजर टेररिस्ट हाइड, नॉट ओनली देर आर नॉट हाइड आउट्स, उनका लश्कर दावा मुरीद के वगैरह में तो खुलेआम है। हिट देम हार्ड, even hit the people who are conspiring against India and they may be an establishment, take them out. इससे क्या होगा, पाक फौज जब इससे पाक फौज में पाकिस्तान में एक डिस्टर्बेंस आएगी। डिस्टर्बेंस का जो फिर लोगों को समझ में आना लगेगा, पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग द डिस्टर्बेंस आवर कंट्री इज फेसिंग इज पाक फौज। ये एक वाहिद और वो इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त खुद उसकी क्रेडिबिलिटी हैज़ कम टू ए ग्राइंडिंग हॉट एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑन द जीरो नाउ। तो उसको जब क्वेश्चनिंग होगी, फर्दर क्वेश्चनिंग, इट्स ऑलरेडी फेसिंग ए पुश बैक, इट विल लीड टू ए सिचुएशन ऑफ इम्प्लोजन। एंड दिस इज वेयर वी शुड वर्क। लेट द पाक आर्मी implode and let there be civilian government which should have, I mean, a certain sense of sanity. नवाज शरीफ की बात करें तो he does want a good relation, बट उसके बेचारे के तो चलते नहीं है। उसका भाई शहबाज शरीफ है, वो एक तो डमी सा है, दैट इज़ द रीज़न नवाज शरीफ इज़ नॉट कमिंग इनटू प्ले। इमरान खान ने एक शिफ्ट लिया था लेटर एंड में, एंटी इंडिया रिटॉरिक उसने प्ले करना शुरू किया था, बट विद सिविलियन गवर्नमेंट इन टोटल कंट्रोल ऑफ द थिंग्स कैन बी वर्कड आउट। तो वर्क ऑन कटिंग पाकिस्तान फौज टू द साइज, let it implode, ये मेरा मानना है। I mean, the people have a different viewpoint on it. And thirdly, जो इंडिया को करना चाहिए है, hit it economically. इंडिया का इस वक्त पॉलिटिकल हेफ्ट है। इंडिया वो एक अपने से बातचीत कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है यूएस के साथ। कई खबरों का ये मानना है इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ ट्रेड डील यूएस करेगा। वर्क ऑन दैट, इंडिया विल बी वर्किंग ऑन दैट। ट्रंप के साथ थोड़े फेवरेबल पोजीशन में आ जाएंगे। आर इकोनॉमिक हेफ्ट विल इंक्रीज, जब वो ज़्यादा इंक्रीज होएगी वी कैन हिट इट मोर हार्ड। और एक और बात जो हम ये समझ इंडिया कर सकता है कि तजियाकारों को कहना है, इंडिया कैन डिक्टेट द टर्म्स टू द मेजर एम्बेसीज जो यूएस में है या यूरोप में है कि डोंट हायर पाकिस्तानी टैलेंट। आई मीन एक मैसेजिंग जा सकती है। इंडिया एक इकोनॉमिक हेफ्ट तो है ना, एप्पल अपनी प्रोडक्शन चाइना से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। मेजर इकोनॉमिक जो पावर हाउस हैं कॉरपोरेशन वो यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। इंडिया कैन सेंड ए सिग्नल इन दैट डायरेक्शन। अगर इफ दैट हैपन्स दैट इट अगर वो सही मामले में सही तरह से अगर वो उसको अमली जामा पहचान दिया जाता है तो पाकिस्तानी यूथ विल गेट हिट एंड इट विल फर्दर स्टार्ट क्वेश्चनिंग पाक फौज को, या आपने हमारा बेड़ा गर्क क्यों किया है, क्यों कर रहे हो आप ज़्यादा। एंड the more you push the Pakistan from different directions, economically, diplomatically, strategically, with covert operations also, Pak army will implode. ये काफ़ी हद तक मेरा मानना है। It is already weakened, खा बलूचिस्तान में हो,
खैबर पख्तूनख्वा में वो ईरान के साथ जो वो अब इनके मुशीर भेज रहे हैं कि हिंदुस्तान से बात करेंगे। आप तो खुद ही ईरान के ऊपर अटैक मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं। तालिबान जो आपके बरदरान होते थे वो तो इस वक्त आपके एक तरह से कोट एंड कोट जानी दुश्मन बन गए हैं। सो पाकिस्तान है फौज ने अपने कार्ड बिल्कुल बेतरतीब और बेवजह प्ले किए हैं, खून से अपने हाथ रंगे हैं, एंड इट विल हिट इट बैक एंड इट विल हिट इट इटसेल्फ। वो आने वाला समय ही बताएगा। बट एक अपॉर्चुनिटी भी है फॉर इंडिया टू इस मैट्रिक्स को जो है इंडो पाक रिलेशंस को उसको रीसेट करने की। और आखिरी में बात तो मैं ये कहूँगा, एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, पहलगाम का जो अटैक है इट कैन बिकम अ डिफाइनिंग मोमेंट, क्योंकि 35 साल से जब से ये टेररिज्म जम्मू व कश्मीर में चला आ रहा है, कितने हिंदूज की इधर टारगेटेड किलिंग हुई। कश्मीर में कोई भी लोगों ने बंद नहीं किया था कभी भी, एंड से क्लियर फैक्ट, क्योंकि खुद मैंने रिपोर्टिंग की है जो किलिंग हुई है कश्मीर में कभी बंद नहीं रहा। फर्स्ट टाइम कश्मीर में एक बंद हुआ है। एंटी इंडिया एंटी पाक जो वहाँ पे एक जो फीलिंग जो है वो एक ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएगी। एंटी इंडिया जो फीलिंग है दैट विल स्टार्ट फर्दर विदरिंग अवे। पाकिस्तान एज ए फैक्ट 5 अगस्त 2019 के बाद तो मोदी गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से इट हैज़ बिन सेंट अक्रॉस द बाउंड्री, वो तो चला गया, बॉल को छक्का मार के मार दिया है मोदी सरकार ने। जो एज फॉर द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द कश्मीर इज कंसर्न, वो पाकिस्तान फैक्टर विल फर्दर विदर अवे एंड इट विल वो एक मेन जो पब्लिक प्रेशर जो इस वक्त है, पब्लिक एंगर है, कोर्स करेक्शन री थिंकिंग अमंग द कश्मीरी पीपल विल स्टार्ट कमिंग मोर फोर्सफुली। वो they will become more part of the mainland India, then there will be even a bit of feeling for Pakistan. तो ये था मेरा एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव एज फार एज द डेवलपमेंट पोस्ट अप्रैल 2022 जो पहलगाम में जो हादसा हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, बताइए। वी विल कम बैक टू यू अगेन। इस प्रोग्राम को देखने के लिए या वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।